हाँ जी, 12th class. Your next topic is company accounts, issue of shares. So while discussing this topic, first of all we'll do kinds of a company. So what are the kinds of a company? Basically, features of a company you know very well, that I have done in BST also, 11th class. Now first of all, the kinds of a company. So there are three kinds of company: unlimited company, company limited by guarantee, and company limited by shares. So now first of all, unlimited company. So unlimited company is basically the company वेयर देयर इज़ अ नो लायबिलिटी फॉर इट्स मेंबर. अगर आप अनलिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आप एक बात समझ लो, आपकी कोई लायबिलिटी की लिमिट नहीं है. अगर कंपनी अपने लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए उसके पास एनफ एसेट नहीं है तो कंपनी कैन यूज़ द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर ऑल्सो. ठीक है, फॉर फुलफिलिंग द क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है. ठीक है, और ये इस तरह की कंपनीज यू कैन नॉट फाइंड इन इंडिया, बट इट कैन बी परमिटेड बाय कंपनीज एक्ट. आपका कंपनीज एक्ट इसको परमिट करता है इंडिया में, बट ये इस तरह की कंपनीज बनती नहीं है. नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. कंपनी लिमिटेड बाय जो गारंटी है, दैट इज़ बेसिकली दिस इज़ द कंपनी इन विच मेंबर्स गिव्स द गारंटी फॉर द अमाउंट दे वांट टू बियर इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. जब कंपनी वाइंड अप होगी तो उस केस में अगर कंपनी को लॉस होगा या कंपनी की जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटीज़ को नहीं पे कर पाएंगी, तो इस केस में जिन मेंबर्स ने जितनी गारंटी दे रखी है, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है इसके अंदर, तो जितनी भी गारंटी दे रखी है इस अमाउंट के हिसाब से, उस अमाउंट तक मेंबर्स लॉस बियर करेंगे या उस अमाउंट तक मेंबर्स पे करेंगे. ठीक है, in the case of winding up of the company. The liability of the member in the case of winding up of the company is up to the amount they have been guaranteed in this type of company, जितना उन्होंने गारंटी दिया. नेक्स्ट है आपका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बेसिकली इज ऑफ थ्री टाइप्स: प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी. सो प्राइवेट कंपनी बेसिकली इज अ कंपनी the minimum member is 2 and maximum is 200, and public company that is minimum member is 7 and maximum there is no limit, that is the पब्लिक कंपनी. सो इसके लिए आप बेसिकली डिफरेंस ही करो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का, जो कि आपको गिवन है आपकी बुक में भी. एंड देन इन्विटेशन टू पब्लिक. दोनों में से कौन इनवाइट कर सकता है पब्लिक को? किसके पास राइट है? पब्लिक कंपनी के पास. प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स. इन्विटेशन के लिए आपके पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है. ठीक है, और डॉक्यूमेंट इशू करती है इन लियो प्रोस्पेक्टस. ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी है ये ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट इशू नहीं करेगी जो कि इनवाइट करेगा पब्लिक को. ट्रांसफर ऑफ शेयर. देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर. बिफोर ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर यू आर टू आस्क फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मेंबर. और इस केस में पब्लिक कंपनी के केस में नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर. शेयर्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू एनी शेयर होल्डर. ठीक है, नो नीड टू आस्क फ्रॉम एनी वन. ठीक है, और भी डिफरेंसेस है इसके अंदर. नेक्स्ट डिफरेंस है इसमें preparation of article. So preparation of article is necessary for all private company, but in the case of public company, article cannot if article is not prepared, then you can use the table F of schedule 1 given in the Companies Act 2013. अब 2013 एक्ट अप्लाई हो रहा है. ठीक है, Companies Act 2013 लिखोगे आप हर बार पे, तो ये आप टेबल अप्लाई कर सकते हो इफ़ आर्टिकल इज़ नॉट प्रिपेयर्ड. ठीक है, दैट इज़ बिकॉज ये जो भी टेबल एफ के प्रोविज़न है दैट कैन बी अप्लाइड इन केस आर्टिकल इज़ नॉट प्रिपेयर्ड और नॉट रजिस्टर्ड. नेक्स्ट, नंबर ऑफ डायरेक्टर. एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए. किस केस में? प्राइवेट में. और पब्लिक में 3 डायरेक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट 3. ठीक है, कम से कम 3. यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड. हु विल यूज़ द वर्ड लिमिटेड? दैट पब्लिक कंपनी यूज़ द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम, एंड हेयर what is to be used? Private limited at the end of its name. So at the end of the name of the company we use private limited in the case of private company, and in the case of public company we use limited. यहाँ से हमें पता लगता है कि प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक कंपनी है. अब उसके बाद हमारी जो तीसरा टाइप थी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में, वो थी वन पर्सन कंपनी. देखो, इससे रिलेटेड आपका 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है. वन पर्सन कंपनी में सबसे पहले दिस कंपनी कैन बी इंट्रोड्यूस विद कंपनीज एक्ट 2013. तो कंपनीज एक्ट 2013 इसको सपोर्ट करता है. ठीक है, ये न्यू टाइप की एंटिटी है. इसके अंदर ये एक तरह से कह सकते हो कि तुम एक तरह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन होगा जो उसका मेंबर होगा. सेक्शन आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. मेंबर जो भी होगा वो नेचुरल पर्सन होगा. ठीक है, ये कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता, नेचुरल पर्सन होगा. इंडिया का सिटीजन होगा, इंडिया का रेजिडेंट होगा. ठीक है, ओनली दैट पर्सन कैन स्टार्ट वन पर्सन कंपनी. और स्पेशली जब वो रेजिडेंट है, रेजिडेंट के लिए एक आपकी कंडीशन है कि ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 days.
इतने मतलब कम से कम इतने दिन तो वो इंडिया में रहा ही हो, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कैलेंडर ईयर। इसके बाद 1 पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1 पर्सन कंपनी, मतलब एक पर्सन सिर्फ 1 पर्सन कंपनी स्टार्ट कर सकता है। ये नहीं कि 1 पर्सन है वो बहुत सारी ओपीसी स्टार्ट कर लेगा, वो ही कैन स्टार्ट ओनली 1 ओपीसी। पेड अप कैपिटल की लिमिट बता दी है इसमें 50 लाख से एक्सीड नहीं करेगी। और टर्नओवर की बता दी, एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो आपका 3 ईयर्स का 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करेगा, यानी कि 3 सालों का जो आपका सेल होगा अगर मैं उसका एवरेज निकालूँ तो वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एवरेज आपको पता है ना कैसे निकालोगे, 3 सालों की डिवाइड कर दोगे, जो भी आपकी सेल है 3 सालों की ऐड करके उसको डिवाइड कर दोगे 3 से, तो आपकी एवरेज एनुअल टर्नओवर आ जाएगी। ठीक है, पर्पज़ इसका चैरिटेबल बिल्कुल नहीं होगा, इसका पर्पज़ होगा सिर्फ बिजनेस पर्पज़ के लिए, यानी कि प्रॉफिट के लिए स्टार्ट की जाएगी। कन्वर्जन के केस में पहली बात तो व्हेन यू स्टार्ट दिस ओपीसी कंपनी 2 ईयर्स तक आपका एक तरह से लॉक-इन पीरियड होता है, जिस पे आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना तो आप इसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, ना आप इसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, वो ओपीसी ही रहेगी। तो अब यहाँ पर 2 ईयर्स के बाद इट कैन बी कन्वर्टेड, किस केस में, अगर पेड अप कैपिटल एक्सीड कर जाएगी 50 लाख से ज़्यादा और एवरेज एनुअल टर्नओवर एक्सीड कर जाएगी 2 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, किस में, पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, इसके बाद बेनिफिट्स क्या है, देखो बेनिफिट्स का, अगर आप ओपीसी स्टार्ट करते हो तो आपको कैश फ्लो बनाने की ज़रूरत नहीं है, जनरल मीटिंग रखने की ज़रूरत नहीं है, एनुअल जनरल मीटिंग रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉक्सीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर क्वारम ऑफ मीटिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर 1 पर्सन कंपनी है, डेफिनेटली आप अकेले ही पर्सन हो, तो आप जो भी डिसीज़न ले रहे हो आप ही ले रहे हो, तो आपका प्रॉक्सी नहीं चलेगा, आपको खुद ही डिसीज़न लेने हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है तुम्हारा टॉपिक मीनिंग ऑफ शेयर्स। सो शेयर, द मीनिंग ऑफ शेयर यू नो वेरी वेल, दैट इज द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, दे आर नोन एज शेयर्स, ईच यूनिट इज कॉल्ड द शेयर। नेचर ऑफ शेयर के केस में बात है कि शेयर्स तो बेसिकली दैट दे आर द मूवेबल प्रॉपर्टी। ये आपके लिए 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, MCQ आ सकता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इफ़ यू हैव रीड ऑल दिस। इट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जा सकते हो। ट्रांसफरेबल इन मैनर provided by the article of association of the company, and these are treated as goods under the Sale of Goods Act 1930, ये एक्ट है सेल ऑफ गुड्स का। ठीक है, these can be bought, जैसे बाकी गुड्स होती हैं वैसे ही it can be bought, sold, hypothecated and bequeathed। bequeathed का मतलब आप बोट मतलब बेच सकते हो, खरीद सकते हो, हाइपोथेकेटेड मतलब आप इसको प्लेज एज अ मोर्टगेज कर सकते हो कहीं पर भी। ठीक है, गिरवी रख सकते हो, कह सकते हो। और बीक्विटेड का मतलब कि आप इसको अगर आपको कोई लीगल हेयर है अपनी डेथ के बाद उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पर काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ शेयर्स में 2 तरह के शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। मैंने आपको बोला कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई करोगे हर एक केस में। प्रेफरेंस शेयर डेफिनेटली इनके पास 2 प्रेफरेंसेज हैं, डिविडेंड पहले लेने की और वाइंड अप के टाइम पर इक्विटी शेयर से पहले पेमेंट लेने की इनके पास ऑप्शन है। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है, द होल्डर ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज एंटाइटल्ड टू गेट ऑल द एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे जितना भी डिविडेंड अगर नहीं मिल पा रहा वो ईयरली, तो वो एक्यूमुलेट होता जाता है। ठीक है, मान लो पिछले 2 साल का नहीं मिला तो वो एक्यूमुलेट होता जाता है। ठीक है, और आपको एक हेड पे बता रहा है ये, आप उसको यहाँ पर हेड को देख सकते हो कि बैलेंस शीट में इसको कहाँ दिखाते हैं। बैलेंस शीट जब आप कंपनी की बनाते हो तो बड़ी स्पेसिफिक होती है, ऐसे नहीं कि जैसे आपने भी सोल प्रोप्राइटर की बनाई है या पार्टनरशिप की बनाई है, इसके लिए बड़ी स्पेसिफिकेशन होती है। एक पर्टिकुलर हेड, एक पर्टिकुलर आपके पास एक सब हेड होगा जिसके अंडर आपको आइटम दिखानी होगी। तो अगर आपको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड दिखाना है बैलेंस शीट में भी, क्योंकि आपने पे नहीं किया, तो जो चीज़ आपने पे नहीं की, जब कोई भी आपका एक्सपेंसेस आपने पे नहीं किया तो आप उसको बैलेंस शीट में लेके जाते हो। ऑफकोर्स ये जाएगा कमिटमेंट, और इसका नाम क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटीज़ एंड कमिटमेंट। ये हेड है, ये सारे हेड आपको, सभी चीज़ों के हेड आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये आप जब 3rd बुक करोगे तो उसके 1st चैप्टर में आपको बैलेंस शीट लर्न करनी पड़ेगी कंपनी की। यहाँ से कितनी रेलेवेंस नहीं है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में आपका जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड नहीं मिलता तो एक्यूमुलेट नहीं होता। अगर किसी साल नहीं मिलता तो देन फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, अगर किसी साल लॉस होता है तो डिविडेंड इनको नहीं मिलता, तो इन दैट केस शेयर होल्डर डोंट गेट एनीथिंग एज दे गॉट एन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर देखो क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग दे कैन पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल गया डिविडेंड, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को भी उनका जो शेयर है वो मिल गया, उसके बाद भी अगर समथिंग लेफ्ट ओवर आउट ऑफ द प्रॉफिट देन दैट कैन बी गिवन, दैट इज गिवन टू द प्रेफरेंस शेयर। उस बाकी के जो बचे हुए प्रॉफिट है, लेफ्ट ओवर है, उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं प्रेफरेंस शेयर। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके पास नॉन participating preference share. They do not participate in any leftover profit after giving equity share and preference share. Definitely first the profit has to be given to the preference share in the form of dividend, then the distribution of profit to equity shareholder. So after that if something is left, so there is no participation from the preference share because that is a non participating. Then redeemable preference share. Redeemable preference shares. Now the next thing is we are doing that is redeemable preference share. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब रिडीम का मतलब पेमेंट करना. दिस टाइप ऑफ शेयर विच विल बी रीपेड बाय द कंपनी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम दैट इज अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन विच इज गिवन इन द डॉक्यूमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. इशू ऑफ शेयर के टाइम पर जो कंडीशन फिक्स हुई है उसके हिसाब से जब भी टाइम फिक्स हुआ है, जो सा भी टाइम फिक्स है उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट कंपनी कर देती है. लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दे कैन नॉट बी पेड बैक बाय द कंपनी विद इन द लाइफ टाइम. कंपनी अपने लाइफ टाइम में इसको पे नहीं करती. दे आर नॉट रिफंडेबल बिकॉज दे आर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. इसके बाद एक बात और इम्पॉर्टेंट है इसमें कि जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर टाइप के शेयर इशू ही नहीं करती. ठीक है, या फिर अगर 20 ईयर्स के बाद किसी प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट करनी है, इस तरह के शेयर्स कंपनी इशू ही नहीं करती. ठीक है, तो ये एक बात इंपॉर्टेंट अपने ध्यान में रख लो, MCQ में भी आ सकती है. द कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल इशू एनी प्रेफरेंस share which is irredeemable or is redeemable after the expiry of 20 years from the date of issue. ठीक है, convertible preference share they can be converted into equity share. ऑप्शन है होती है शेयर होल्डर के पास एज पर टर्म्स ऑफ इशू, तो दे कैन बी कन्वर्टेड. और नॉन कन्वर्टेबल मतलब दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर बिकॉज दैट इज नॉट द ऑप्शन गिवन इन द टर्म्स ऑफ इशू. नेक्स्ट आपके पास इक्विटी शेयर. नथिंग इज गिवन विद द शेयर देन यू आर टू अज्यूम दैट दीज आर द इक्विटी शेयर. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का डिफरेंस में हमारी बात हो चुकी है काफ़ी. एरियर ऑफ डिविडेंड, डेफिनेटली यहाँ पर एरियर ऑफ डिविडेंड आपका डिविडेंड इज नॉट पेड ऑन दिस शेयर इन एनी ईयर, द एरिया ऑफ डिविडेंड में एक्यूमुलेट स्पेशली इन द केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. रेट ऑफ डिविडेंड इसका फिक्स होता है, यहाँ पर इक्विटी शेयर का फिक्स नहीं होता एज यू नो वेरी वेल. एंड देन प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दे आर हैविंग द प्रेफरेंशियल राइट टू गेट द डिविडेंड बट इक्विटी शेयर आर नॉट हैविंग द राइट बिफोर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर फॉर टेकिंग या फॉर गेटिंग द डिविडेंड. इसके बाद है नेक्स्ट प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल इन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. सो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट देयर शेयर, गेट द अमाउंट ऑफ द शेयर बट इक्विटी शेयर होल्डर कैन नॉट गेट इट बैक बिफोर प्रेफरेंस शेयर. सो दीज आर द लास्ट वन, इसीलिए इनको बोलते हैं रिस्की कैपिटल भी बोलते हैं इसको. ठीक है, ये प्राइमरी रिस्क बेरर भी होते हैं इसलिए. नेक्स्ट है आपके पास वोटिंग राइट. सो इन दिस केस preference shareholder do not have any voting right but they are having voting right. Definitely they take all the decision for the current affair of the company. Right of participation in management, definitely preference shareholder do not participate but equity shareholder they can participate in the management of the company. Fine. So ये दोनों के बीच का डिफरेंस है. यहाँ से आपका डेफिनेटली थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है 3 मार्क्स का और 1 मार्क का आपका क्वेश्चन तो आ ही सकता है. तो आपको ये पता होना चाहिए सारा, आप इसकी थ्योरी को स्किप नहीं कर सकते. ठीक है, नाउ काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. So before discussing the kinds of share capital, first of all I will discuss the question with you. So, and with the question I will discuss authorized capital, different kinds of share capital. शेयर कैपिटल को आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, ये नहीं कि आप रैंडमली कैसे भी दिखा दोगे, इन सब कैपिटल के नाम याद करके दिखा दोगे. शेयर कैपिटल को कैसे आपने दिखाना है बैलेंस शीट में, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि मुझे क्या वर्ड यूज़ करना है और क्या हेडिंग यूज़ करनी है. और आपको वो हेडिंग लॉजिकली याद करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद उसको मेंशन करोगे. ठीक है, देखो कैपिटल को समझने के लिए आपको एग्जांपल वैसे भी देके समझाना पड़ेगा. तो ये एग्जांपल एक गिवन है, इसको एग्जांपल समझो, देन यू अंडरस्टैंड द कैपिटल एंड ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू शो द कैपिटल इन द दिस बैलेंस शीट. Proper balance sheet of the Companies Act Schedule 3 Companies Act 2013. So Vikas Limited has an authorized capital of rupees 40 lakh divided into 4 lakh shares, equity share of rupees 10 each. अभी इसी लाइन पे बात करते हैं. Authorized capital क्या होती है? Authorized nominal capital, registered capital, these are the substitute name of authorized capital. Authorized capital कहाँ लिखी होती है? Authorized capital memorandum of association में लिखी होती है. ऑथराइज कैपिटल का मतलब दिस इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कैन बी रेज बाय द कंपनी थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. अपनी पूरी लाइफ में जो भी कंपनी समझती है, कंपनी सिर्फ इतना ही कैपिटल रेज कर सकती है, इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं कर सकती. हाँ, इस कैपिटल को कंपनी इंक्रीज़ कर सकती है. लायबिलिटी क्लॉज होता है मेमोरेंडम एसोसिएशन में जिसमें वो ऑल्ट्रेशन कर इसको इंक्रीज़ कर सकती है.
तो ये हो गई ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। इसके बाद बोलता है आउट ऑफ दीज द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर। इसमें से कंपनी आपके पास 4 लाख शेयर है, 4 लाख में से कंपनी ने इनवाइट किया एप्लीकेशन 3 लाख। जितने का इन्विटेशन कंपनी देती है, इनवाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इनवाइट का मतलब कंपनी ने कितने शेयर्स के लिए लोगों को इनवाइट किया है, दैट इज़ नोन एज द इशूड कैपिटल। इनवाइट का मतलब दिस इज़ द इशूड कैपिटल। इशूड का मतलब ये मत समझ लो कितना वो इशू करती है, करेगी, वो कितना करना चाहती है, व्हाट कंपनी इंटेंड्स टू और वांट्स टू इशू, दैट इज़ इनवाइटेड, दैट इज़ इशूड कैपिटल, ठीक है। तो आपके पास 2 वर्ड आ गए, एक ऑथराइज कैपिटल एंड सेकेंड वन इज इशूड कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल पता लग गया आपको कौन सी होती है, जो कंपनी मैक्सिमम इशू कर सकती है थ्रू आउट द लाइफ टाइम। दूसरे क्या बताया मैंने, दूसरा मैंने बताया आपको इशूड कैपिटल विच इज द इन्विटेशन इज गिवन बाय द कंपनी टू पब्लिक, दैट इज फॉर 3 लाख शेयर। तो इनवाइट ऑथराइज कैपिटल है आपके पास 4 लाख और देन इशूड कैपिटल है आपके पास 3 लाख। और अब मैं अमाउंट में कन्वर्ट करूँ तो ये हो गया 40 लाख और ये हो गया 30 लाख, क्योंकि आपका 1 शेयर की वैल्यू जो है वो है 10 रुपीज़ ईच। क्लियर है बात। नाउ द पब्लिक अप्लाइड फॉर 2,80,000 शेयर एंड ऑल द शेयर्स वर ड्यूली रिसीव्ड। अब पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया, जितने के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया 2,80,000 शेयर, इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो 3 तरह की कैपिटल हो गई, एक तरह से ऑथराइज के नाम मैंने आपको बताया क्या है, रजिस्टर्ड कैपिटल, और मैंने क्या बताया आपको नॉमिनल कैपिटल। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया ऑथराइज कैपिटल के बाद होती है इशूड कैपिटल, यानी कि कंपनी कितने अमाउंट के लिए, कितने शेयर के लिए इनवाइट कर रही है लोगों को। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या होती है सब्सक्राइब कैपिटल, कि लोग कितने, पब्लिक कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, दे आर नोन एज अ सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल में बात होती है कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल है और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल है। इसकी 2 कैटेगराइजेशन है। अब 2,80,000 है, सारा पैसा रिसीव हो गया है और सारा पैसा मांग लिया गया है, तो इसीलिए क्या करोगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल मानी जाएगी ये, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। अगर मान लो यहाँ पर आपने 10 रुपये का शेयर है, ठीक है, 10 रुपये के शेयर को आप क्या करते हो, डिफरेंट लॉट में उसको डिवाइड कर देते हो। अब 10 रुपीज़ आप एक साथ नहीं मांगते, आपके पास मांगने के लिए डिफरेंट स्टेप होते हैं। एप्लीकेशन मनी पे मांगोगे, फिर अलॉटमेंट में मांगोगे, फिर शेयर फर्स्ट कॉल होगी, शेयर सेकंड कॉल होगी। इस तरह से आप डिफरेंट इंटरवल पे, यानी कि छोटा अमाउंट आप शेयर्स का कॉल अप करते रहते हो लोगों से, पब्लिक से, जिन्होंने शेयर को सब्सक्राइब किया हुआ। सारा पैसा इकट्ठा आप नहीं लेते हो। तो इस केस में अगर आपने सपोज करो 10 में से सिर्फ 8 रुपये कॉल किए हैं, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे इसको, यह है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल तभी माना जाएगा जब सारा का सारा पैसा क्या किया, लोगों ने दे दिया है और आपने मांग भी लिया है, कॉल्ड अप भी हो चुका है और पेड अप भी हो चुका है, ठीक है, तब हम उसको मानेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल। अब इस केस में ये सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल है, क्योंकि इस केस में कुछ भी नहीं है जो, एक तो सारा पैसा मांग लिया गया है, दूसरा कुछ भी ऐसा नहीं जो किसी ने नहीं पे किया, तो इस केस में क्या मानी जाएगी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल। अब इसको दिखाते कैसे हैं, देखो आप इस तरह से दिखाओगे इसको, दैट इज ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड, नेम ऑफ द कंपनी, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, जो डेट गिवन है, नहीं गिवन है तो छोड़ दिया हमने। देखो इसको ऐसे दिखाते हैं बैलेंस शीट को, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। करंट ईयर प्रीवियस ईयर में आपने क्या दिखा रहा है, रुपीज़, ये रुपीज़ है, करंट ईयर रुपीज़, प्रीवियस ईयर रुपीज़। करंट ईयर की शेयर कैपिटल, प्रीवियस ईयर की शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट की जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों दिखाए जाते हैं। पहले करंट ईयर का दिखाते हो, फिर प्रीवियस ईयर का। नोट नंबर मतलब शेयर कैपिटल को तुमने अभी 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले आपने बोला ऑथराइज है, फिर आपने बोला ऑथराइज कैपिटल होती है, फिर आपने बोला इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल है। सब्सक्राइब में भी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल। तो इतनी सारे टाइप की जो आपने कैपिटल बताई है वो सारी की सारी आप यहाँ नहीं दिखाते, ऐसे बैलेंस शीट आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर क्या दिखाते हो, हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। ये पूरी बैलेंस शीट की हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, और उसके बाद शेयर होल्डर फंड इसकी सब हेडिंग है, और उसकी सब हेडिंग है ए पार्ट है शेयर कैपिटल, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। देखो 3 हेडिंग आपको लर्न करनी पड़ेगी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी का मतलब जो भी आप शेयर होल्डर फंड दिखाओगे, और अदर लायबिलिटीज़। फिर उसके बाद इसकी हेडिंग आएगी शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में बहुत सारी चीज़ें आती है, शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, ये 2 आइटम तो तुम जानते ही हो, ठीक है। इसके बाद एक और भी आती है, शेयर द अलॉटमेंट अगेंस्ट इशू शेयर वारंट, वो भी आती है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ बात करनी है शेयर कैपिटल की, सिर्फ यही आपको दिखाना के लिए बोलेगा वो बैलेंस शीट में। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ मेन हेडिंग, देखो मैंने इसको कैप में भी लिखा है, कैप्स में लिखा है सारे को। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड का एक पार्ट है शेयर कैपिटल, सिर्फ उसके बारे में बात करोगे।
ये 4,97,500 का अमाउंट मैंने यहाँ पर जो लिखा है, पहले मैंने इसको सॉल्व किया है। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 आप कहाँ बनाओगे, नीचे। क्या आएगा इसका नाम, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में बेसिकली देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले मैंने दिखाया शेयर कैपिटल, फिर उसमें ऑथराइज कैपिटल। शेयर कैपिटल की मैंने आगे बफरगेशन करी है। ऑथराइज कैपिटल मेरे पास ऑथराइज कैपिटल के नाम पर है यहाँ पर हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से आपका बेसिकली आता है 28 लाख। 28 लाख शेयर कैपिटल जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है। इसमें शेयर कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल आप लोगे, सबसे पहले वो आपको गिवन है 4 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, या 40 लाख इसमें दिखा दोगे। ये नोट्स टू अकाउंट्स है। ये नोट्स टू अकाउंट्स में आपने 1 नंबर डाला हुआ है। ये 28 लाख आपने कैसे कैलकुलेट किया, इसके लिए यहाँ पर एक तरह से वर्किंग नोट्स लगा लो, लेकिन यहाँ पर वर्किंग नोट्स आप ऐसे रफली नहीं बनाते, बिल्कुल उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है। नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ आपने 1 नंबर डाला है तो उधर भी 1 डालोगे। शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करो, दैट इज शेयर कैपिटल, उसको भी सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल दिखाओगे, फिर इशूड कैपिटल दिखाओगे, फिर सब्सक्राइब कैपिटल, फिर उसके बाद उसके सब हेडिंग है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में सबसे पहले आपको गिवन है 4 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, 40 लाख आप डबल लाइन कर दोगे इसके नीचे अंडरलाइन। फिर इशूड कैपिटल में 3 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 30 लाख डबल लाइन कर दोगे। सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल 2,80,000, क्योंकि लोगों ने अप्लाई किया है 2,80,000 शेयर्स के लिए, तो एट द रेट ऑफ 10 ईच ये हो जाएगा 28 लाख। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल इसमें है ही नहीं, क्योंकि जितने रुपये का आपने 10 रुपीज़ ईच शेयर था तो उतना ही कॉल्ड अप कर लिया और उतना ही लोगों ने पे कर दिया। ठीक है, ये एज्यूम किया हुआ है क्वेश्चन में, इसीलिए ये है कंपनी ने कितने के शेयर्स पब्लिक को इनवाइट किया, कितने शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट किया। ये है पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, और ये है ऑथराइज कैपिटल की कितना अमाउंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है फॉर द इशू ऑफ द शेयर्स, होल अमाउंट दैट कैन बी इशूड फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये आपकी 3 चीज़ें हो गई। इसके अंदर आता सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड कैपिटल, उस केस में आता, 2 केस में आता सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल। अगर कंपनी पूरा पैसा 10 रुपये नहीं मांगती, कुछ पैसे को छोड़ देती, तो हम उसको सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल में दिखाते। या फिर हो सकता है कंपनी ने मांग लिया होता लेकिन लोगों ने पे ना किया होता, तो भी हम सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल में इसको दिखाते हैं। ठीक है, तब इसके नीचे हम दिखा देते हैं। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी। तो बैलेंस शीट आपकी ये बनेगी ऐसे, ठीक है, और ये नोट्स टू अकाउंट्स होगा। जब तक इसको अपने हाथ से नहीं बनाओगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एवरीथिंग। आपको एक बार अपने हाथ से क्वेश्चन करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल फॉरगेट कि यहाँ पर क्या लिखना है। कोई ना कोई हेडिंग आप भूल जाओगे और आपके उसके हिसाब से मार्क्स कट जाएंगे। एक्चुअली अर्लियर आई डिस्कस क्वेश्चन सेकंड विद यू एंड नाउ आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन सेकंड अगेन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे जो डिस्कस किया उसका मैंने आंसर आपसे उसको बता दिया। अब नाउ ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। अब ये रुपीज़ है, आपको शेयर चाहिए ऑफ रुपीज़ डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर ₹10 ईच। तो 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 ईच के। ये रजिस्टर्ड है, ऑथराइज है, नॉमिनल कैपिटल है, ये ऑथराइज कैपिटल है। द कंपनी इशूड मतलब 50,000 इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 शेयर and 2 per share were payable with application and ₹8 per share including premium on allotment and the balance amount on first and final call. The issue was fully subscribed and all the amount due was received except the first and final call money on 500 share. एक 500 शेयर होल्डर हैं, उन्होंने बलराम को अलॉट किया जिसने कि आपको पैसा नहीं दिया, किसका, फाइनल और फर्स्ट कॉल का। बेसिकली आपको एक तो ऑथराइज कैपिटल पता लगी, वो है 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। उसके बाद आपको पता लगता है द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, ठीक है। और प्रीमियम क्या है इसका, ₹5 प्रीमियम है। प्रीमियम का मतलब ये होता है जो कंपनी की फेस वैल्यू होती है, अगर उससे ज़्यादा पैसा कंपनी लोगों से मांगती है तो उस जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, जो उसके फेस वैल्यू पे लिखा है, उसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से कंपनी की पार वैल्यू और फेस वैल्यू है ₹10 और इसको प्रीमियम पे इशू किया, यानी कि कंपनी इसको ₹15 पे यानी कि ₹15 पे 10 + ₹5 पे लोगों को देना चाहती है। ठीक है, इसका मतलब ये है प्रीमियम पे कंपनी इशू कर सकती है शेयर। प्रीमियम मतलब द अमाउंट विच इज़ मोर देन फेस वैल्यू एज इशू टू द पब्लिक। सो ₹2 पर शेयर वर पेबल एंड विद एप्लीकेशन मनी, यानी कि जब लोग अप्लाई करेंगे तो पर शेयर के हिसाब से ₹2 देंगे। तो एक हो गया आपका ₹2, ठीक है। यहाँ से मैं कैलकुलेशन भी शुरू कर देती हूँ, ₹2। फिर दूसरा वो कहता है कि एप्लीकेशन ₹8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम और अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में जो भी अमाउंट है उसमें ₹5 का प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है, उसने लिख दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम और अलॉटमेंट। और एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अमाउंट कितना, 8 में से 5 तो हैं आपके प्रीमियम के, यानी कि बाकी की जो 3 हैं वो अलॉटमेंट के हैं। तो 3 अलॉटमेंट के हो गए +5 प्रीमियम के हो गए।
टोटल शेयर कितने का है, 10 रुपीज़ का, और कुछ अमाउंट गिवन नहीं है। इसका मतलब बाकी पैसा कब आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की होगी, ऑब्वियस है 5 की, क्योंकि 3 और 2 का हिसाब हमने कर लिया है। 10 हमें पता है 10 का शेयर है, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये हमें पता है 10 का शेयर है, तो 10 - 3 - 2 कितना आ गया, अपने आप यहाँ पर 5 आ गया। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू क्या होगी, 5 रुपीज़। यहाँ से हमें बात पता लग गई। अगर आपको क्लियरली सारी कॉल्स का अमाउंट नहीं गिवन होता तो आपको ऐसे बाइफरकेट करके देखना होता है कि अमाउंट कैसे आएगा, ठीक है। प्रीमियम का अमाउंट जिसके अंदर भी इंक्लूड होगा उसके टोटल में से उसको माइनस कर देना। फॉर एग्जांपल इसने बोला कि मैंने 8 रुपीज़ मांगे अलॉटमेंट पे, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, तो 8 में से यानी कि 5 रुपीज़ का प्रीमियम इस 8 में इंक्लूड है, तो 5 मैंने अलग कर दिया, 3 अलग कर दिया यहाँ पर, ऐसे बना लोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ऐसी फॉर्मेट बनाओगे, कंपनी का नाम लिखोगे ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर रुपीज़, प्रीवियस ईयर रुपीज़, इक्विटी एंड लायबिलिटी मेन हेडिंग है पूरी लायबिलिटीज़ की साइड की, शेयर होल्डर फंड उसके बाद सब हेडिंग है, और शेयर कैपिटल उसके बाद उसकी सब हेडिंग है। अब नोट्स टू अकाउंट्स में अब अमाउंट तो आप सारे यहाँ लिख देते हो सीधा 49,75,000, लेकिन 7,500 तो ये आया कहाँ से, ये नोट्स टू अकाउंट से आया। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले लिखोगे शेयर कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, इसको यहाँ पर 1 लाख इंटू 10 लाख को डबल लाइन कर दोगे, अंडरलाइन। उसके बाद इशूड कैपिटल है 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। इशूड कैपिटल इशू किया है इसने 50,000 इशूड कैपिटल है, ठीक है। ये आ गया आपकी 5 लाख। अब सब्सक्राइब कैपिटल में आ रहे हैं हम, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल 500 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, लेकिन 49,500 शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया, तो 49,500 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप, ये आ जाएगा तुम्हारा 4,95,000। और इसके बाद अब 4,95,000 को सीधा आप अमाउंट कॉलम में, फाइनल कॉलम में नहीं दिखाते, क्योंकि अब इसके अंदर एक चीज़ हो रहा है, यह है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप क्यों है, क्योंकि 5 लाख के शेयर्स में से 500 ने आपको पैसे नहीं दिए, तो जिसने दे दिए वो आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल के अंडर, और जिसने नहीं दिए वो कहाँ आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। 500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, कितना है, कॉल्ड अप कितना गया 5,000, लेकिन कितना पैसा उसने नहीं दिया, लेस कॉल से एरियर कितना आया, 5 रुपये उसने नहीं दिया, लास्ट कॉल उसने नहीं दी, 2500 उसने नहीं दिया, तो फाइनली उसने कितना दिया, फाइनली उसने दिया 2500। तो 2500 प्लस 4,95,000, ये दोनों ऐड करके आप दिखाओगे 4,97,500। अगर किसी ने पैसा नहीं दिया शेयर होल्डर ने, तो आप कॉल्स इन एरियर को ज़रूर दिखाओगे नोट्स टू अकाउंट्स में। ऐसे पहले कॉल्ड अप ले लो पूरा अमाउंट, फिर उसमें से वो माइनस कर दो, कॉल्स इन एरियर का मतलब जो पैसा उसने नहीं दिया, 500 शेयर होल्डर ने 5 रुपये नहीं दिया, माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 2500। तो अब तक टोटल सब्सक्राइब कैपिटल कितनी आई, 2500 ये, और ये 4,95,000 जो कि आ गई 49,75,000, ठीक है। ये तुम्हारी आ जाएगी 4,97,500, इसका नाम है शेयर कैपिटल, जो कि तुमने यहाँ से कैलकुलेट किया। यहाँ पर 500 शेयर होल्डर ने कितना पैसा नहीं दिया, 5 रुपये नहीं दिया, तो पहले उसको पूरे से हमने 10 से कर दिया, इसको मल्टीप्लाई, पूरा 5,000 दिखा दिया, इतना हमने कॉल्ड अप किया। फिर उसमें से हमने दिखाया कि कितना इसे नहीं दिया, दिस इज कॉल्स इन एरियर, हमने उसको माइनस करके दिखाया, ये आपको दिखाना है इसके अंदर, ठीक है, कॉल्स इन एरियर को, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नाउ क्वेश्चन थर्ड, वी आर डिस्कसिंग नूपुर लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल, ये भी ऑथराइज कैपिटल है, और ₹20 लाख डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर और ₹10 ईच, ये ऑथराइज कैपिटल आपको गिवन है। द कंपनी ऑफर्ड 1,50,000, ऑफर्ड हो गई, इशूड हो गई, ये हो गया आपका issued capital 1,50,000 और subscribed to the public and application were received for 1,40,000, ये हो गई subscribed capital। अब the director called ₹7 per share up to 31st March, डायरेक्टर ने सिर्फ 7 रुपये मांगे हैं, जबकि शेयर्स कितने का है, एक शेयर कितने का, 10 रुपीज़ का, तो उसने कम पैसे मांगे हैं। इसका मतलब ये सारा अमाउंट जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल में, क्योंकि सारा पैसा मांगा ही नहीं। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल में तभी जाता है जब वो सारा का सारा पैसा मांग लिया गया हो, नहीं तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल में जाएगा। आगे क्या कह रहा है, मनी कॉल्ड वॉज ड्यूली रिसीव्ड, फाइन, जितना पैसा मांगा सारा मिल गया, किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि पैसा ना दिया हो, कॉल्स इन एरियर किसी ने नहीं किया। शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड विद नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब वही वर्किंग नोट्स जो आपने बनाते हो नीचे, देखो उसको कैसे करोगे आप। थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले नूपुर लिमिटेड, ऐसे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नूपुर लिमिटेड भी लिख सकते हो, एज एट जो डेट होगी वो लिखोगे, इसमें डेट मेंशन नहीं है, छोड़ दिया हमने। पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ मेन हेडिंग, देन शेयर होल्डर फंड उसकी सब हेडिंग, और उसके बाद शेयर कैपिटल उसकी हेडिंग, सब हेडिंग, नोट्स टू अकाउंट्स 1, और ये मैंने अमाउंट फाइनली यहाँ लिख लिया। ये अमाउंट कैलकुलेट कहाँ किया, ये अमाउंट कैलकुलेट किया मैंने नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, ठीक है।
देखो कैसे किया। नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल शुरू किया मैंने, फिर ऑथराइज कैपिटल लिखी कितनी है 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। रुपीज़ कॉलम में मैंने 20 लाख को ऐसे अंडरलाइन कर दिया 2 लाइन से। इशूड कैपिटल फिर दिखाई 1,50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, फिर इसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया। सब्सक्राइब कैपिटल, यहाँ से मेरी बात शुरू होगी। सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, क्योंकि ये ₹7 आपने कॉल्ड अप किया है, तो अगर आपने पूरा कॉल्ड अप ही नहीं किया तो आप फुली पेड अप कैपिटल उसको नहीं मान सकते। तो 1,40,000 इक्विटी शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक एंड ₹7 हैव बीन कॉल्ड अप एंड पेड बाय द पब्लिक। तो ये आ जाए आपका 9,80,000, जिसको आप 9,80,000 यहाँ दिखाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे करोगे। यही 9,80,000 आपका कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में। यही 9,80,000 आपने यहाँ दिखाया हुआ। ठीक है, नोट्स नंबर 1 में ये वो आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट है आपका 4th क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2019 शक्ति लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹60 लाख डिवाइडेड इंटू 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच। अब यहाँ पार वैल्यू ₹20 की है। आउट ऑफ दीज 50,000 शेयर्स वर इशूड टू द वेंडर एज फुली पेड अप फॉर परचेज ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस। क्या हुआ इसमें कि आपने ऑफिस के लिए, ऑफिस प्रीमिसेस के लिए आपने फर्नीचर खरीदा। ठीक है, वेंडर से देयर यू आर परचेजिंग वेंडर फॉर द परचेज ऑफ ऑफिस बिल्डिंग आपने खरीदी। प्रीमिसेस का मतलब बिल्डिंग आपने खरीदी ऑफिस की किसी वेंडर से, और बदले में आपने उसको फुली पेड अप शेयर इशू कर दिए 50,000। ये आपने शेयर्स उसको इशू कर दिए। वेंडर को पैसे देने की जगह आपने अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए फुली पेड अप, यानी कि ₹20 के मानकर। पैसे नहीं दिए उसने आपको, आपने उसको शेयर दे दिए 50,000 शेयर्स, लिखा हुआ है इसमें 50,000 शेयर्स। ठीक है, इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। देन द डायरेक्टर ऑफर्ड 1,20,000 शेयर टू द पब्लिक एंड कॉल्ड अप ₹10 पर शेयर एंड रिसीव द एंटायर कॉल्ड अप अमाउंट ऑन दिस शेयर। 20 की जगह डायरेक्टर ने ₹10 का कॉल्ड अप मनी मांगा। इसका मतलब इसको हम 1,20,000 को सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल में दिखाएंगे। और वेंडर पे, क्योंकि हम मान रहे हैं कि 50,000 शेयर्स पे ₹20 मिल चुके हैं, हालांकि कैश में नहीं मिले हैं, बैंक अकाउंट में नहीं गए हैं, तो भी हम इसको सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल में दिखाएंगे। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले बनाओगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ शक्ति लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर, देन इन रुपीज़, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड एंड देन शेयर कैपिटल। ये आप प्रॉपर बैलेंस शीट बना रहे हो ये, और यहाँ पर नोट नंबर 1 डालोगे, ये ज़रूरी है डालना, और फिर उसके बाद अमाउंट दिखाओगे। ये अमाउंट कैलकुलेट किया आपने नोट्स टू अकाउंट्स में। आप नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाओ। 1 शेयर कैपिटल के अंदर आपने दिखाया ऑथराइज कैपिटल 3 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ ₹220 ईच, ये आ जाए आपकी 60 लाख आ गई आपके ऑथराइज कैपिटल। उसके बाद इशूड कैपिटल कितनी है? इशूड कैपिटल है आपके पास 1,70,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 17 लाख। ठीक है, इशूड कैपिटल क्यों? क्योंकि इतना कंपनी इशू करना चाहती है। सब्सक्राइब कैपिटल, लोगों ने सब्सक्राइब कितने के लिए किया? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल में हम दिखाएंगे वो शेयर जो उसने वेंडर को इशू किए। 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 लाख। ये हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। और इसमें मेंशन कर दोगे दीज 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच वर अलॉटेड टू द वेंडर एज फुली पेड अप एंड पेमेंट ड्यूरिंग द कह सकते हो उसमें बीइंग रिसीव्ड इन पेमेंट नॉट बीइंग रिसीव्ड इन कैश। पेमेंट आपकी कैश में रिसीव नहीं हुई है आपको, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो विदाउट पेमेंट बीइंग रिसीव्ड इन कैश। ये मेंशन करोगे बिकॉज दिस इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द अकाउंट, सो यू हैव टू प्रेजेंट और यू हैव टू राइट एवरीथिंग। कह सकते हो कि इन एक्सप्लेनेशन वे, इन एक्सप्लेनेटरी वे, और या फिर आप बोलोगे कि एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज ओवर देयर। तो आपको बताना पड़ेगा कि वेंडर को आपने शेयर इशू किए हैं। फिर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल 1,20,000 इशू बाय द 1,20,000 शेयर इशूड बाय द डायरेक्टर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। एक्चुअली इसमें शेयर है 20 का, आपने कितने का इशू किया? 10 का भी। और कॉल्ड अप आपने इशू किया 20 का, लेकिन आपने कॉल्ड अप कितना किया? 10। अगर आप कम कॉल्ड अप करोगे तो भी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल में जाएगा। ठीक है, ये आप दिखाओगे ऐसे, और इन दोनों को प्लस करके आप अमाउंट दिखा दोगे 22 लाख का यहाँ पर, और यहाँ पर शेयर कैपिटल में 22 लाख आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से आप दिखाओगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर एट पार। एट पार का मतलब जितने का फेस वैल्यू है उतने पर ही आप पब्लिक को शेयर इशू कर रहे हो। रमा कंपनी इशूड 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज: 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 to 5, देन 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फाइनल कॉल। इनको गिनना बहुत ज़रूरी है। 3 + 2 5, 5 3 और 8 10। ये आपको कैलकुलेट करना ज़रूरी है कि हाँ 10 आपके कवर हो रहे हैं कि नहीं होंगे, इसका मतलब और भी कोई कॉल हो सकती है। ठीक है, एज अ शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड, गिव जनरल एंट्रीज एंड शो द share capital in the balance sheet assuming that all the sum have been duly received
एक्सपेंसेस ऑन द इशू ऑफ शेयर अमाउंटेड टू ₹10,000। अब ये 10,000 का जो है ये है एक्सपेंसेस हैं इसके, और इसकी भी एंट्री करोगे। सबसे पहले जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रमा लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इशू किया और लोगों ने अप्लाई किया। लोगों ने इसने इशू किए 50,000 शेयर्स, और इसमें कुछ भी गिवन नहीं है कि लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया। तो हम ये मान रहे हैं कि 50,000 ही वो इशू करना चाहती थी कंपनी, और 50,000 के लिए ही लोगों ने अप्लाई किया। तो लोगों ने 50,000 पे ₹3 सबमिट करा दिया। आपको पता है कि प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू किया जाता है, एप्लीकेशन मनी का अमाउंट दे दिया जाता है ₹3। आपने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना है आप पर शेयर के हिसाब से ₹3 शेड्यूल बैंक में सबमिट करा देते हो, जमा करा देते हो कंपनी के नाम से, ठीक है। तो 50,000 शेयर के नाम से ₹3 आपके पास रिसीव हो चुके हैं, जिससे आपको ये पता लगता है कि आगे फर्दर प्रोसीडिंग करनी है कि नहीं इशू ऑफ शेयर्स की। तो सबसे पहले एंट्री होती है इस केस में, ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी फॉर एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये जनरल एंट्री होती है। सो अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर, ठीक है। और ये आपको 1,50,000 का अमाउंट रिसीव हो गया। उसके बाद अब ड्यू डेट पे एंट्री होती है, ड्यू डेट ऑफ अलॉटमेंट आती है आपकी। जब भी आपकी अलॉटमेंट की ड्यू डेट होगी उसी डेट पे आप करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि ड्यू की एंट्री करोगे। आप शेयर एप्लीकेशन मनी को ड्यू कर रहे हो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू शेयर कैपिटल 1,50,000। तो ये 2 एंट्रीज आप करोगे, ये करोगे रिसिप्ट के टाइम पर, और ये करोगे जब आप शेयर अलॉट करते हो, ये उस टाइम पर ड्यू की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने इस पूरे में शेयर कैपिटल में पैसा कब डाला? यहाँ शेयर कैपिटल ही बिजनेस की फर्म कंपनी की लायबिलिटी है, जो कि आपने कहाँ डाला? ड्यू के टाइम पर। ड्यू के टाइम पर ही शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा डलता है, ड्यू के टाइम पर ही शेयर कैपिटल में क्रेडिट होता है पैसा, ठीक है। ये बैंक अकाउंट में आ गया, एसेट साइड में आ गया पैसा, और शेयर एप्लीकेशन ये आपस में क्या होगी? एंट्री क्रॉस होगी। यहाँ क्रेडिट हो रहे हैं, डेबिट हो रहे, तो ऐसे ही कट गई, ठीक है। तो फाइनली ये 2 ही बच गए, शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट। अब अलॉटमेंट की एंट्री करोगे। जब आप अलॉट करते हो तो ड्यू की एंट्री करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट का पैसा कितना है? ₹2 के हिसाब से। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब आपको ये नहीं पता था ना कि कितने लोग अप्लाई करेंगे, तो इसीलिए आप पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करते हो, फिर ड्यू की करते हो। लेकिन अब आपको पता लग चुका है कितने शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ है, तो अब आप ड्यू की एंट्री करोगे। ड्यू की एंट्री होगी 50,000 × 2, यानी कि ये हो जाएगी आपकी 50,000 × 3, सॉरी, ये हो जाएगी 1,50,000 1,50,000। फिर आप रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये आ जाएगी 1,50,000 एंड 1,50,000। ये हो जाएगी सारी एंट्री आपकी ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे। शेयर फर्स्ट कॉल जब आपकी ड्यू होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 1 लाख आ जाएगी आपकी। ये हो जाएगी आपकी 50,000 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2। फिर अब शेयर फर्स्ट कॉल को रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1 लाख। फिर सेकंड कॉल की ड्यू की एंट्री होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख, ये भी सेम अमाउंट है ₹2। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, दैट इज़ 1 लाख। देखो इसमें शेयर सेकंड कॉल को पहले डेबिट कर रहे हो, फिर क्रेडिट कर रहे हो, ये तो कट गया अमाउंट। अब ये शेयर ड्यू के टाइम पर ही अमाउंट शेयर कैपिटल में जाता है, ये ध्यान रखना। और जब रिसीव करते हो तो ऑब्वियस बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, जो दूसरा अकाउंट है तो आपस में क्रॉस ही हो जाएगा। तो बच क्या गया? शेयर कैपिटल और बैंक से पैसा कहाँ चला जाएगा? एसेट में। शेयर कैपिटल से बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, अपने आप दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। शेयर इशू एक्सपेंसेस हुए हैं इसके अंदर, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये वो 10,000 की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। शेयर इशू एक्सपेंसेस को आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी कि अगर जो पैसा आप फेस वैल्यू से ज़्यादा चार्ज करते हो शेयर होल्डर से, फॉर एग्जांपल ₹10 का शेयर और आप कहते हो मैं इसको ₹12 में इशू कर रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा जो ₹2 हैं इसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं इशू शेयर एट प्रीमियम। इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को आप शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, यानी कि इसको एक तरह से कहो कि ख़त्म करने में आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक्सपेंसेस को वहाँ से आप राइट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी होगी सारी एंट्रीज इस केस में। बैलेंस शीट आप अपने आप बनाओगे इसकी, ठीक है। बैलेंस शीट मैंने तुम्हें सिखाई हुई है काफ़ी सारी, बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट आराम से बन जाएगी आपकी इस केस में। ऑथराइज कैपिटल गिवन नहीं है, उसको छोड़ देना। जो इशूड कैपिटल है वही सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसकी बैलेंस शीट बना लोगे।